सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बिल्कुल नया हरे मैन में, ये भी तुम्हें गॉडेस कैफे टेरर की तरह काफी पसंद आने वाला है। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमारे हीरो के पापा उससे बोलते हैं कि आकेमित्सु मेरी बात सुनो, इस दुनिया में कोई भी अकेले नहीं रह सकता है। और आगे वो बोलते हैं कि आकागामी परिवार का एक सदस्य होने के नाते तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि एक से भले दो और दो से भले कई सारे, अगर तुम्हारे ज्यादा दोस्त हों तो उससे तुम्हारी खुशी नहीं बढ़ती है। इसी वजह से तुम्हारे पापा को लगता है कि उनके और भी लवर्स होने चाहिए। एंड उसके बाद आकेमित्सु के पापा बोलते हैं कि मेरी गाड़ी आ चुकी है। सो वो उनसे पूछता है कि आप कहीं जा रहे हो। सो उसके पापा बताते हैं मैं दुनिया की उन सारी लड़कियों से मिलने के लिए जा रहा हूँ जिनसे मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। और हमारा हीरो कहता है कि डैड आप बहुत कूल हो। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हम देखते हैं कि आकेमित्सु अब बड़ा हो गया है, लेकिन हाँ वो क्लास के लिए लेट हो गया है क्योंकि वो काफी देर तक सोता रहा। एंड उसके बाद वो हमें बताता है कि उसके पिता ने उससे कहा था कि कोई भी अकेला नहीं रह सकता है। उसके बाद हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कुछ लड़कियों को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे। वहीं से हमारा हीरो गुजरता है, वो अभी भी अपनी रीडिंग कर रहा था। उसे इस तरीके से देखकर ये दोनों लड़के बोलते हैं कि ये ना कभी नहीं बदल सकता। एंड ये लड़के उसे एक पार्टी में भी बुलाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। एंड वहाँ पर वो खुद से बोलता है कि आकागामी आकेमित्सु की जिंदगी में किसी भी औरत की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कन्वीनियंस स्टोर में आता है। वहाँ उसके बॉस पूछते हैं कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी डेट पर नहीं जाना। सो आकेमित्सु बताता है कि वो सिंगल है और वो जिंदगी भर सिंगल ही रहेगा। सो तभी उसके बॉस बोलते हैं लेकिन तुम्हारे फादर तो तुम्हारी उम्र तक। तभी हमारा हीरो गुस्से में बोलता है कि मैं अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हम देखते हैं कि आकेमित्सु अब अपने घर वापस जा रहा है। एंड तभी एक कार को देखकर वो याद करता है कि किस तरह वो अपने डैड को कूल समझता था, लेकिन अब उसे समझ में आता है कि वो एक नंबर का ठरकी इंसान था। एंड उसके बाद वो बताता है कि उसे लोग बहुत चिढ़ाते थे कि वो आकागामी परिवार का है और लड़कियां भी उससे दूर ही रहती थी बिकॉज ऑफ माई सरनेम। और वहां पर आकेमित्सु बोलता है कि पार्टीज, गर्लफ्रेंड्स ये सारी इविल चीजें हैं बस, और मैं अपनी लाइफ में इन्हें अलाउ नहीं करता। वहां पर वो हमें बताता है कि वो सिविल सर्विस करके एक स्टेबल इनकम सोर्स जनरेट करना चाहता है अपने लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डोल्ची टाइप कोई चीज ढड़क कर आती है और सीधा हमारे हीरो से टकरा जाती है। एंड उसके साथ ही अब हमारा हीरो नीचे भी गिरने लगता है और अब वो बोलता है कि आखिर ये चावलों का गट्ठा कहाँ से आ गया। एंड तभी उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। एंड उसके बाद वो उस गट्ठे को उठाकर आकेमित्सु से माफी मांगती है एंड उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। लेकिन हमारा हीरो तो उसकी खूबसूरती में खो ही गया है भाई। एंड अगले ही पल में आकेमित्सु उठता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो वहां से जाने लगता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि आकेमित्सु को पसीने आ रहे हैं। वो सोच रहा है कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसके बाद आकेमित्सु अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसे उस लड़की का ख्याल आ रहा था जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। उसके बाद हम फिर से उन्हीं लड़कों को देखते हैं जो कि शायद से आकेमित्सु के दोस्त हैं। वो वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि आज फिर से उन्हें उन लड़कियों को देखने के लिए जाना चाहिए या नहीं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये तो आकेमित्सु है ना। तो वो उससे बोलते हैं कि हम आज भी पार्टी में जा रहे हैं, तो क्या तुम चलना पसंद करोगे। आकेमित्सु बोलता है हाँ मैं चलूंगा। और ये बात सुनकर वो दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम आकेमित्सु को पार्टी में देखते हैं जो कि पार्टी की जान बना हुआ था। एंड उसके बाद आकेमित्सु बोलता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और इसके अलावा पार्टी में जाने की वजह से मुझे मेरी जॉब से भी निकाल दिया गया और मैं अपनी क्लास में भी फेल होने वाला हूँ। क्या यही आकागामी फैमिली का कर्ज है। एंड तभी उसे किसी का फोन आता है। वो बोलता है कि क्या फिर से पार्टी, मैं अभी आऊंगा। सो तभी वो गुस्से में अपना फोन फोड़ देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इन सारी चीजों की वजह से अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। उसके बाद अगले दिन आकेमित्सु कॉलेज आया था कुछ दिनों की छुट्टी मांगने के लिए। एंड वो वहाँ पर एक मॉन्क के कपड़े पहने हुए हैं। अब हमारे हीरो ने डिसाइड किया है कि वो एक मंदिर में एक मॉन्क बनेगा। वो इस दुनिया की मोह माया को छोड़ना चाहता है, स्त्री नामक नर्क द्वार से दूर रहना चाहता है। और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस पापी दुनिया से मैं खुद को अलग कर लूं और एक शांत सी जगह पर चला जाऊं। एंड उसके बाद वो एक मिकाजुकी नाम के टेंपल पर आता है और वहाँ आकेमित्सु बताता है कि इस टेंपल के बारे में मुझे मेरे अंकल ने बताया है जिसमें औरतों का आना मना है। अब मैं अपने ख्यालों को बेकाबू नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो चिल्लाकर बोलता है कि मैं आया हूँ। एंड तभी एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है। उसको देखकर हमारा हीरो शॉक्ड हो जाता है। एंड ये लड़की बोलती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो अगले ही पल में आकेमित्सु दरवाजा बंद कर देता है। सो वो लड़की पूरी ताकत से अपना दरवाजा खोलती है, मेरा मतलब घर का दरवाजा खोलती है, जिसकी वजह से आकेमित्सु शायद बेहोश हो जाता है। एंड उसके ऊपर एक मॉन्क के कपड़े देखकर ये लड़की भी घबरा जाती है एंड वो वहाँ से अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आकेमित्सु सोचता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। एक मिनट, यहाँ पर तो लड़कियां अलाउड ही नहीं थी, कहीं ये कोई इल्यूजन तो नहीं है जो मेरी डिजायर्स पैदा कर रही हैं। तभी वो लड़की फिर से आती है, लेकिन वो गलती से गिर जाती है। वो कपड़े चेंज करके आई है और ये वाला सीन तो हमारे हीरो को घायल करने के लिए काफी है। एंड वहाँ पर ये लड़की बोलती है कि यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद, मेरा नाम आओबा युजुकी है।
उसको देखकर हमारे हीरो का एक्सप्रेशन तुम देख ही सकते हो। एंड अगले ही पल में वो दूसरी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो एक पेड़ से टकरा जाता है। वो लड़की उसकी ओर आती है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन ऐसा सीन देखकर तो उसकी फट जाती है यार। अब ये सब देखकर हमारा हीरो खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। उस लड़की को देखकर वो सोचता है कि मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, काम डाउन काम डाउन। लेकिन अगले ही पल में वो उस लड़की को पकड़कर बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर वो लड़की बहुत शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद आओबा आकिमित्सु को अंदर लेकर आती है, उसे चाय ऑफर करती है। उसके बाद वो दोनों मस्त आराम से चाय पीते हैं कि तभी आकिमित्सु सोचता है कि हम यहाँ चाय पी रहे हैं, मुझे तो लगा था कि एक टेंपल को ज्वाइन करने में तो मुझे काफी मेहनत मशक्कत करनी होगी। एंड वहाँ पर आओबा आकिमित्सु को बताती है कि जो हेड प्रीस्ट है वो यहाँ पर नहीं है इस वक्त, एंड मुझे बताया गया था कि आप कल आने वाले हो। उसकी बात सुनकर आकिमित्सु सोचता है कि शायद से अंकल से बात करने में मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन अभी भी ये बात समझ में नहीं है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। एंड तभी आओबा आकिमित्सु से पूछती है कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं। आकिमित्सु को लगता है कि कहीं ये कोई एडमिशन टेस्ट तो नहीं है, और शायद से इसी वजह से इन्होंने एक ऐसी जगह पर वुमेन्स को रखा है जहाँ पर वुमेन अलाउड ही नहीं होनी चाहिए थी, ताकि वो हम जैसे लड़कों का टेस्ट ले सकें। अब बेचारे आकिमित्सु के लिए सिचुएशन और भी बिगड़ने लगती है। वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन तभी उसकी नजर आओबा पर पड़ती है। वो सोचता है कि ये कितनी क्यूट है। तभी अचानक वो अपने आप में पंच मार लेता है, जो देखकर आओबा भी घबरा जाती है। आकिमित्सु आओबा को बताता है कि वो अपने डिजायर्स पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपका बाथरूम कहाँ है? उसके बाद आकिमित्सु जाने लगता है बाथरूम की ओर। एंड तभी उसकी नजर बाहर यार्ड पर पड़ती है, जो काफी खूबसूरत है। लेकिन तभी उसे एक बिल्ली की आवाज आती है, और जब वो यार्ड में कुएं के पास आता है तो उसे कुएं के अंदर एक बिल्ली दिखाई देती है, जो शायद से वहाँ फंस गई है। अब बेचारा हमारा अच्छे दिल का हीरो उसे निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे निकालने के चक्कर में वो खुद ही गिर जाता है और बिल्ली तो आराम से बाहर निकल आती है। एंड दूसरी तरफ हम आओबा को देखते हैं, जो किसी से बात करते हुए बोलती है कि वो आदमी तो एक दिन पहले ही आ गया, और ये मेरी पहली अरेंज मैरिज मीटिंग है। वो जैसे ही यहाँ आया उसने मुझसे शादी के लिए पूछ लिया, प्लीज तुम जल्दी यहाँ वापस आ जाओ, मेरी मदद करो। तो जिस लड़की से वो बात कर रही है वो उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या बोल रही हो? इस आदमी से तुम मिलने वाली थी, इस वक्त तो वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। उसकी बात सुन के आओबा बोलती है तो फिर ये कौन है? तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। ये लड़की बोलती है कि आज तो तुम्हारी अरेंज मैरिज मीटिंग थी ना, मुझे देखना था कि तुम मुझसे कैसे बात करती हो। सो तभी आओबा इस लड़की के पास आके इससे बोलती है कि यहाँ पर एक मेल वॉलेंट होस्ट है। सो ये लड़की बोलती है कि आखिर तुम क्या बोल रही हो, ऐसी चीजें होती ही नहीं है। लेकिन तभी वो लड़की किसी चीज को देखकर घबरा जाती है। एंड ये होता है हमारा हीरो, जो किसी भूत जैसा ही लग रहा है। वो बोलता है कि मेरी मदद करो। उसको देखकर ये दोनों लड़कियां बहुत घबरा जाती हैं, और ये पीले बाल वाली लड़की तो इतना घबरा जाती है कि वो चल भी नहीं पा रही थी। वहीं आके मुझसे बोलता है कि प्लीज एक एम्बुलेंस को कॉल करो। एंड तभी वो इस लड़की के ऊपर गिर जाता है। उस लड़की के ऊपर वो एक दो प्रक्रियाएं करता है, लेकिन तभी आओबा उसमें किक मार देती है, जिसकी वजह से बेचारा दूर जाकर गिरता है। एंड आओबा उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाती है। अब ये दोनों उससे बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन आकिमित्सु अभी भी उनका पीछा कर रहा है। एंड रियली यार ये घोस्ट की तरह ही लग रहा है, लेकिन वो उनसे बोलने की कोशिश करता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तभी वहां पर हम एक और लड़की को देखते हैं, जिसके हाथ में वही बिल्ली थी जो कुएं में थी। एंड तभी आओबा और वो एक और लड़की इस लड़की के बगल में से सर्राटे की तरह गुजरते हैं। एंड तभी ये लड़की भी आकिमित्सु को देख लेती है, जिसकी वजह से इतना डर जाती है कि वहीं बेहोश होकर गिरने ही वाली थी, लेकिन आकिमित्सु उसे पकड़ लेता है एंड उसे वहीं पर लेटाकर वापस उन दोनों के पीछे लग जाता है। वहीं एक और कमरे में हम दो और लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पर शायद से ये लड़की अपने ब्रश से कुछ लिखने वाली है। दूसरी लड़की पूछती है कि मिया से ये क्या है? तो मिया बताती है कि इसमें यामातो नोटशिको लिखा हुआ है, और ये टाइटल ऐसे जेंटलमैन को दिया जाता है जो काफी ब्रह्मचारी टाइप होते हैं। लेकिन तभी इस लड़की को कुछ आवाज आती है, सुजी दरवाजा खोलकर बोलती है कि क्या यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है। अगले ही पल में आकिमित्सु सीधा आकर इस लड़की से टकराता है, और ये दोनों दूर जाकर गिरते हैं, और कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है जो कि काफी चौंकाने वाली है। मिया बोलती है कि आखिर ये लड़का कौन है, प्लीज उसे मेरे ऊपर से हटाओ। वहीं लड़की बोलती है कि वाह क्या सीन है। उसके बाद हम आओबा और उस लड़की को देखते हैं, जो हमारे हीरो से बचकर यहाँ आ गए थे। तभी ये पीले बाल वाली लड़की बोलती है कि हमने कुरागे को पीछे छोड़ दिया, कहीं वो आदमी कुरागे के साथ कुछ गलत ना कर दे। सो आओबा बोलती है कि उसने कुरागे के साथ कुछ भी नहीं किया। सो ये लड़की पूछती है कि आखिर क्यों, आखिर वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है, आखिर कुरागे और हमें क्या अंतर है? अंतर तो दोस्तों तुम लोगों को दिख ही गया होगा अब तक, काफी बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद हम आकिमित्सु को देखते हैं, जो कि बेचारा काफी थक गया है। लेकिन तभी वो देखता है कि आओबा और वो दूसरी लड़की उसके सामने हैं, और उन्हें देखकर वो सोचता है अगर मैं इनसे बात करूंगा तो जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। एंड उसके बाद आकिमित्सु उन दोनों के करीब आने लगता है। तभी आओबा आकिमित्सु पर बहुत खतरनाक अटैक करती है, जिसके बाद आकिमित्सु आओबा की क्यूटनेस देखते हुए बेहोश हो जाता है। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है, और हम देखते हैं कि जो हेड प्रीस्ट है वो आ चुकी है। वो वहाँ सभी को बताती है कि ये गलती से इस टेम्पल में आ गया है, कि अंकल ने इसे जो टेम्पल बताया था वो कोई दूसरा टेम्पल है। और आओबा जब तुम इससे मिली तो तुम्हें लगा कि ये वही मॉन्क है जिससे तुम अगले दिन मिलने वाली हो, है ना?
तो आखिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो आवा बोलती है कि आप मुझे बताना भूल गए कि कोई इस टेंपल में आ रहा है। तो हेड प्रीस्ट बोलती है कि तुम्हें भी तो ये गलतफहमी हो गई कि ये वही आदमी है जिससे तुम मिलने वाली थी। सो आवा बोलती है कि मैंने तो उसकी फोटो भी नहीं देखी थी, सो मुझे पता कैसे चलता, इसी वजह से हमें इसके अंकल को ब्लेम करना चाहिए। उसके बाद हेड प्रीस्ट बोलती है कि इसे इसके अंकल ने बताया था कि वो इस टेंपल में आ सकता है, लेकिन उन्हें शायद से इस बात का पता नहीं है कि ये अब एक नरेरी में कन्वर्ट हो गया है। तो उसके बाद आवा माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने आकिमित्सु को एक लात और एक पाम हील मारी है। आकिमित्सु बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन वैसे ये लोग कौन है यहाँ? हम देखते हैं कि ये दो लड़कियां कितने गुस्से में उसकी वजह से। सो वहाँ पर आवा बोलती है कि देखो भले से ये एक एक्सीडेंट हो, लेकिन जो भी तुमने किया वो भी तो सही नहीं था। सो तभी हेड प्रीस्ट बोलती है कि चलो मान लेते हैं कि तुम दोनों की गलती है और अब से ये यहाँ पर एक मॉन्क के रूप में ट्रेनिंग करेगा। ओके, सो ये लड़कियां मना करती हैं कि नहीं, ये एक ननेरी है। सो हेड प्रीस्ट बोलती है कि बस उस साइन को हटा दो जिसमें लिखा है कि आदमी यहाँ पर अलाउड नहीं है। और क्या तुम लोगों को एक आदमी नहीं चाहिए जो तुम्हारा हर एक काम कर दे? हाँ। उसकी बात सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। एंड वहाँ पर आकिमित्सु सोचता है कि क्या मेरा काम यहाँ पर बन पाएगा, लेकिन तभी ये लड़की मिया एक तलवार निकालते हुए बोलती है कि आप चाहती हैं कि हम इस आदमी के साथ रहें? सो तभी ये दूसरी लड़की बोलती है कि इसे अंदर रख लो। और तभी ये पीले बाल वाली लड़की बोलती है कि आपको भी इस आदमी से खतरा हो सकता है, ये बहुत बड़ा पूब मास्टर है। ये सुनकर हेड प्रीस्ट अपने कपड़े उतार कर दिखा देती है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत चक्का हो जाता है। एंड तभी आओबा उन्हें बताने की कोशिश करती है कि इस आदमी ने मुझसे कहा कि ये मुझसे प्यार, लेकिन वो बोल ही नहीं पाती। सो लड़कियों को भी कुछ समझ में नहीं आता। और तभी आकिमित्सु बोलता है कि आपका ये ऑफर काफी अच्छा है, लेकिन एंड उसके बाद हम आकिमित्सु को देखते हैं जो बोलता है कि मुझे आपको और परेशान नहीं करना, इसीलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। एंड आओबा की ओर देखकर हमारा आकिमित्सु मुस्कुराता है और सोचता है कि शायद से ये हमारी पहली मुलाकात को भूल चुकी है। उसके बाद आकिमित्सु उन सभी को गुड बाय बोलता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। तभी ये छोटी बच्ची आओबा से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक बुरा आदमी है। उसकी बात सुनकर आओबा बोलती है कि शायद से तुम सही कह रही हो। एंड उसके बाद हम आकिमित्सु को देखते हैं जो वहीं बेंच पर बैठा हुआ है क्योंकि उसकी जो लास्ट बस थी वो भी निकल चुकी थी। और अब वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर आओबा आती है जो उससे पूछती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। उसके बाद आओबा बोलती है कि ये जगह शहर के बाहर है, इसी वजह से बसें यहाँ पर देर रात तक नहीं चलती। तभी आकिमित्सु आओबा से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। सो आओबा बोलती है कि तुम एक रात के लिए हमारे यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? हाँ। एंड उसके बाद आओबा बोलती है कि देखो आज हमारे बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जिसकी वजह से हम दोनों को प्रॉब्लम हुई। एंड जो हमारा टेम्पल है वो काफी बड़ा है, तो तुम आराम से रुक सकते हो, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर रह नहीं सकते, और अगर तुम रुकना चाहते हो तो मैं दूसरों को समझा दूंगी। ओके। उसकी बात सुन के आकिमित्सु सोचता है कि कम से कम मैं लोगों को समझता तो हूँ। एंड वो उससे बोलता है कि थैंक यू, लेकिन मैं यहीं पर ठीक हूँ। उसके बाद आओबा आकिमित्सु के पास बैठ जाती है एंड उससे बोलती है कि तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा ना, तो उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। सो आकिमित्सु बोलता है कि प्लीज इस बारे में भूल जाओ। एंड उसके बाद आओबा बोलती है कि हम बस 2 ही बार मिले हैं और तुम मुझसे शादी के लिए पूछ रहे हो। वाह। उसकी बात सुनकर आकिमित्सु सोचता है कि इसे याद है, और वहाँ पर आओबा बोलती है कि तुम ये कैसा मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी जो आकिमित्सु होता है वो दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है क्योंकि वो शर्म से लाल लाल हो गया है। उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखकर आओबा समझ जाती है कि वो कोई मजाक नहीं था। उसके बाद आकिमित्सु उसे अपना नाम बताता है, आकागामी आकिमित्सु। उसके बाद आओबा उससे बोलती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मेरा नाम है आओबा युजुकी। आकिमित्सु बोलता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन तभी आओबा बोलती है कि आकागामी, कहीं वही आकागामी तो नहीं। एंड उसके बाद हम टेंपल के अंदर आकिमित्सु को देखते हैं जो माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ भी करूंगा, जो मेरे फादर को आपको 20 मिलियन यान चुकाने हैं उन्हें चुकाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और वहाँ पर ये जो लड़की मिया थी वो आकिमित्सु की ओर तीर चला रही थी। और तभी ये येलो बाल वाली गर्ल बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये उस आदमी का बेटा है जिसने हमारे टेंपल से पैसे उधार लिए एंड उसके बाद वो गायब हो गया। और तभी आओबा बोलती है कि देखो ये इतने सारे पैसे तो चुका नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे ऐसे ही जाने दें। इसी वजह से हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसकी मदद से ये अपना कर्जा चुका सके। लेकिन वहीं दूसरी लड़कियां तो ये वोटिंग करने लगती है कि इसे हम अपने गुलाम की तरह रखेंगे, है ना। एंड उसके कुछ देर बाद आओबा बोलती है कि काफी सोच विचार करने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि तुम अपनी बॉडी के जरिए हमें रीपे करोगे। उसकी बात सुन के इन दोनों लड़कियों का एक्सप्रेशन कुछ ये है, इन दोनों का एक्सप्रेशन कुछ ये है। तभी हमारे हीरो को एहसास होता है कि आओबा ने क्या कहा है, अपनी बॉडी के जरिए रीपे, जिससे वो खुद ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड इसी शॉकनेस के साथ ही एपिसोड समाप्त हो जाता है। वैसे अगर एपिसोड पसंद आया हो तो जितना हो सके इस वीडियो पर कमेंट एंड इसे शेयर करना और एक लाइक भी कर देना यार। और हमारी बाकी न्यू सीरीज भी चेकआउट कर लो। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।